नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार और प्रारब्ध से हमारे सीनियर, हमारे बड़े भैया अवनीश शर्मा सर। प्रणाम सर, शो में आपका स्वागत है। गौरव जी नमस्कार, सॉरी अभिषेक जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। क्या करिएगा। दर्शकों, जो द अभिषेक तिवारी शो के रेगुलर सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 2024 के शुरुआत, इलेक्शन के इमीडिएट बाद हमने बताया था कि लेह और लद्दाख में बहुत सारी घटनाएं जो घट रही हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, तथ्य क्या है। और तब मैंने सोनम वांगचुक के ऊपर शो किया था और मैंने कहा कि फुंगसुक वांगडू के जो नरेशन है और विचार है, जो 3 इडियट्स में आपने देखा, उससे बाहर निकलिए। सो कॉल्ड साइंटिस्ट के, इनके पिताजी कांग्रेस के न केवल सदस्य रहे, बल्कि इनके पिताश्री एक्टिव मेंबर रहे। वहां बाद में आएंगे। आते हैं थोड़ा रामचरितमानस पर। रामचरितमानस में भेष बदलने की 2 अद्भुत घटनाएं हैं। एक मारीच हिरण बन के आता है और सीता जी का मन लुभा लेता है, और रावण साधु का भेष धर के आता है। एक और घटना है जब हनुमान जी का राह रोकने के लिए कालनेमी साधु का भेष धर के आता है। इससे आपने क्या सीखा? सिर्फ पढ़ा नहीं, सीखिए। ये जो छद्म लोग हैं, ये समाज के उस रूप का भेष धर के आते हैं जो सबसे अधिक स्वीकार्य हो, जिसको सब स्वीकार करते हो, समाज में सम्मान हो। इसलिए कभी साधु का भेष धरा, कभी हिरण का भेष धरा। हिरण से कोई डरता नहीं है। हिरण बड़ा प्यारा जानवर है, देखने में अलौकिक लगता है, अद्भुत कृति लगती है भगवान की। अब यहां पर योगेंद्र यादव हो या फुंगसुक वांगडू, इनके भाषणों को देखिए, इनको सुनने समझने का प्रयास कीजिए। बहुत मीठा बोलेंगे, बहुत मीठी वाणी बोलेंगे। मैं आपको कुछ पुराने ही जो एविडेंस थे उसी को मैं वापस रिकलेक्ट करके आपके सामने लेकर आया हूं। ये फरवरी में जब पाकिस्तान गए थे, फरवरी में जब भारत और पाकिस्तान का टेंशन चरम पर था। आज मैंने एक और फोटोग्राफ आपके लिए निकाली, पुरानी। देखिए, किसी षड्यंत्र में जैसे ही लाल बिंदी गैंग को आप देखें, आप समझ जाइए कहानी में भाई जबरदस्त टर्न अराउंड है। तो लाल बिंदी गैंग को हम दिखाएं, उससे पहले एक और फोटो, और उसके बाद सीधे चलेंगे अवनीश सर के पास। ये भी अवार्डधारी है जिनके साथ गले मिल रहे हैं, और भारत के चिकन नेक को तोड़ करके अलग करने वाला, बात करने वाला यूनुस के साथ कोई गले मिल सकता है क्या? मिल रहे हैं। और ये रही वृंदा करात, लाल बिंदी गैंग। अब भी अगर कुछ एक्सप्लेन करने को रह गया हो तो अब हमारे गुरुजी, बड़े भैया एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, और हम आएंगे पहले कांग्रेस के उस जड़ पे जिसे लोग मोहब्बत की दुकान कहते हैं, और जिसने भाजपा ऑफिस में आग लगाया। वो कौन है? उसकी आइडेंटिटी क्या है? उसकी आइडेंटिटी जनाब ये है कि ये एक्टिव मेंबर है कांग्रेस का, ये जो शख्स है जो स्क्रीन पर है। और इसका भी प्रोटेस्ट के नाम पर जेनजी, वो आगे अभी जब शो में सर एक्सप्लेन करेंगे तो मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से कांग्रेस इकोसिस्टम की मीडिया इनको सपोर्ट करना शुरू कर चुकी है। अवनीश सर, ओवर टू यू सर। जी 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 अभिषेक भाई, बताने को अभी बहुत कुछ है। पिछला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? मई में। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूं लोकसभा चुनाव से पहले महीना अप्रैल का। जी, आपने जिस तरीके से सोनम पर शो किया, हमारे प्रारब्ध पर अप्रैल के 2 वीडियोस हैं, एक 52 मिनट्स का, एक 40 मिनट्स का। पहला वीडियो का थंबनेल ही कहता है, ही इज अ चाइनीज एजेंट। चलिए छोड़ दीजिए,
लेकिन अब डॉट्स जोड़ लेते हैं, दर्शकों को याद दिला दे जरा कि कैसे ये शुरू किया। और ये मत सोचिए कि ये केवल अप्रैल 2024 से शुरू हुआ। इस तरह के जो भी कैरेक्टर गढ़े जाते हैं उसमें 1-1.5 दशक, 10, 12, 15 साल लगता है। अरविंद केजरीवाल को याद कर लीजिए, और अभी कुछ और नाम भी हैं। आपने एक नाम बताया जो चबा चबा के बतियाता है, एक आपके बिहार में भी घूम रहा है, ठीक है ना, टेंट वाला, इवेंट मैनेजर। साहब देखिए, अप्रैल का महीना था, दर्शकों ध्यान दीजिएगा, और जिस समय अब धीरे धीरे लोकसभा चुनाव की गर्मी बढ़ रही थी, तेजी आ रही थी, क्योंकि अब मई में चुनाव होना था। सोनम वांगचुक ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली की सड़कों पर गुलाबी रजाई ओढ़ के अरविंद केजरीवाल लेट के अनशन करता था, ठीक उसी शैली में एक स्लीपिंग बैग में लेटा हुआ सोनम वांगचुक। और इसकी डिमांड्स क्या थी, इसका प्लान क्या था? प्लान थे 2। पहला प्लान, शेड्यूल 6 का दर्जा दो। अभी इसने पूर्ण राज्य का दर्जा छुपा रखा था उस समय। इसकी प्राइमरी बेसिक मांग थी कि शेड्यूल 6 में यहां पर लागू कर दो। मैं बताऊंगा अभी शेड्यूल 6 का क्या मतलब होता है और क्यों सरकार वादा करने के बाद भी अभी तक लद्दाख के लिए शेड्यूल 6 इनिशिएट नहीं किया है, और ना उसे अभी करना चाहिए। उसके भी कारण मैं बताऊंगा। उसके साथ इसने एक मार्च प्लान किया, अनाउंस किया, और वो मार्च जानते हैं कहां तक था? वो मार्च था भारत और चीन की सीमा तक। बिल्कुल। इसकी जो डिमांड्स थी, वो डिमांड्स क्या थी? एनवायरनमेंट के नाम पर टूरिज्म बंद करो, लद्दाख के उन एरियाज को जो कि टिपिकली एरियाज हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो चाइना के साथ हैं, वहां पर टूरिज्म नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, लद्दाख से कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज को हटाओ। ये सारा कुछ ये करना चाह रहा था एनवायरनमेंट को बचाने के नाम पे। कभी ये इंजीनियर हो जाता है, आपने अच्छा बताया, नेता का पुत्र है। कभी ये इंजीनियर हो जाता है, वो वांगचुक हो जाता है। दरअसल 3 इडियट्स नहीं, ऐसे लोगों ने करोड़ों भारतीयों को, सम्मान के साथ कहूंगा, अनादर नहीं कर रहा हूं, इडियट्स बनाया। कैसे ये फिल्म बनी, कैसे ये फिल्म बनवाई भी गई, ये भी एजेंडा का ही हिस्सा है। उसके बाद हुआ ये कि अप्रैल में जब इसने 10-12 दिन वहां पर लेटना शुरू किया, और इसका इरादा था कि ये जाएगा चीन बॉर्डर तक जाएगा, और वहां पर चौथे या 5वें दिन इसने कहना शुरू किया कि हम वहां जाकर दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि चाइना कितने अंदर तक भारत के भूमि पर कब्जा कर चुका है, लद्दाख पर कब्जा कर चुका है। आप सोचिए, ये वो समय था जब चाइना के साथ हमारा इंटेंस नॉर्थ ईस्ट की तरफ, गलवान की तरफ, उधर सारी जगहों पर ये सारी चीजें चल रही थी, और उस समय ये कर रहा था। मैंने अपने उस वीडियो में कहा था कि भाई, अगर तुम क्या दिखाने जाना चाह रहे हो, तुम दिखाना यही चाहते हो ना कि पंडित नेहरू ने क्या क्या उठा के चाइना को दे दिया। अब आप सोचिए, कांग्रेस के ही रक्षा मंत्री मिस्टर एंटनी हाउस में उन्होंने क्या कहा था, अंग्रेजी में कहे गए उनके शब्द हैं, उन्होंने ये कहा था कि किसी भी बॉर्डर को अंडर डेवलप्ड रखना, यानी डेवलप न करना, बेस्ट सिक्योरिटी होती है और बेस्ट मेजर है कि हम अपने बॉर्डर की सुरक्षा अच्छी तरह से करें। ये वही एंटनी है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने ये कहा था कि अगर हम बॉर्डर पर अच्छे रोड बना देंगे और तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे तो दुश्मन उसका इस्तेमाल कर लेगा। ये मानते थे कि जैसे ही दुश्मन इनिशिएट करेगा कुछ बॉर्डर पर तो हम पीछे हटेंगे और दुश्मन उस पर कब्जा कर लेगा। तो साहब, सोनम ने ये यात्रा प्लान की, लेकिन अभी ट्विस्ट आना बाकी था। जरा याद करके रखें दर्शक अपने दिमाग में, केवल लोकसभा चुनाव 2024 के पहले राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा कब हुई थी? बिल्कुल, मैं इतना छोड़ रहा हूं अभी, उसके बाद फिर वापस चलता हूं सोनम वांगचुक पे। करीब 4-5 दिन तक इसने ये ड्रामा किया, लेकिन वहां पर जो लोकल, और आपको डेमोग्राफी अगर बता दूं, प्रधानमंत्री अगर 15 अगस्त को लाल किले से डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं, और डेमोग्राफी पर अगर वो मिशन के रूप में एक प्रोग्राम चला रहे हैं टाइम बाउंड, तो जरा लद्दाख की डेमोग्राफी आप समझिए। 46%, 46% वहां मुस्लिम आबादी है, और ये धीरे धीरे उस समय काल में किया गया जब वो जम्मू कश्मीर की टेरिटरी थी, उसका हिस्सा था।
जिस तरीके से ये विस्तारवादी वहां धीरे धीरे बढ़ते हुए, और आज स्थिति यह है कि आपके लद्दाख जहां पर इनकी प्रेजेंस बिल्कुल डेसिमल्स में थी, दशमलव में थी, वहां इनकी 46% प्रेजेंस हो चुकी है। सोनम वांगचुक को वहां के लोकल्स का सपोर्ट नहीं मिला। वो लोकल्स कौन थे? जो 46% में नहीं आते हैं। और जब लोकल्स का सपोर्ट नहीं मिला, हालांकि इसके इकोसिस्टम के कुछ नुमाइंदे उसी तरह से सूट वूट कस के वहां पहुंच गए थे, यात्रा पूरी तरह प्लान थी, और 7 या 8 दिन के ड्रामे के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी वो यात्रा स्थगित कर दी, कैंसिल कर दी। दर्शकों, हाजी अपनी यात्रा अभिषेक जी कैंसिल कर दिया इसने, और कैंसिल करने के बाद फिर 2-4 दिन वहां इसने ड्रामा किया, और ड्रामा करने के बाद ये हट गया। सवाल ये होता है कि ये चाइना बॉर्डर पर क्या करने जा रहा था। और एक चीज आपको बताऊं मैं, चाइना बॉर्डर हो या कोई भी बॉर्डर हो, खासतौर से वो बॉर्डर जो कि 15,000-16,000 फीट की ऊंचाई वाले एरियाज को एक्सेस देता है, जो हमारा भाई सियाचिन का मामला वहीं से शुरू होता है, लद्दाख से जो भी बॉर्डर एरिया है उसकी नॉर्मल हाइट जो है वो 10,000 फीट से ऊपर की है, और लगभग 15-16,000 फीट के एरिया को वो एक्सेस देता है। वहां पर आपको पता है कि जब ये शीतकाल आता है तो उस समय सारी चीजें बंद होती हैं। मार्च, अप्रैल और मई वो 3 महीने होते हैं जब राशन, पानी और बाकी सारी चीजें, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है केरोसिन ऑयल। बिल्कुल, लोगों को आश्चर्य होगा कि सैकड़ों ट्रक, हजारों हजार लीटर केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, ये लेके उस एरियाज पे जाते हैं, और ये महीने होते हैं मार्च, अप्रैल, मई के, और वहां पर स्टोर हो जाता है, स्टोर होके वापस आता है। लोग पूछेंगे साहब केरोसिन ऑयल क्यों? केरोसिन ऑयल इसलिए कि 15-16 हजार डिग्री की हाइट पर जो वहां टेम्परेचर होता है उसमें कोई और फ्यूल काम नहीं करता। उसमें आप पेट्रोल काम में नहीं ला सकते, उसमें आप डीजल काम में नहीं ला सकते, आप उसमें एलपीजी तो कोई सवाल ही नहीं है। जितने तरह के फ्यूल हैं आप नहीं इस्तेमाल कर सकते सिवाय केरोसिन ऑयल के। तो वहां चाहे सैनिकों के खाना बनाने की व्यवस्था हो, वहां चाहे लाइट की व्यवस्था हो, वहां चाहे अपने आर्म एमुनेशन को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने की व्यवस्था हो, हीटिंग की व्यवस्था हो, वो सारा केरोसिन ऑयल बेस है। ये बंदा ठीक उसी समय वहां पर इस तरह की बात कर रहा था। इसके आगे इसकी बात क्या थी कि आप यहां पर टूरिज्म मत लाइए। टूरिज्म मत लाइए का क्या अर्थ होता है? और आपको बताऊं, भारत सरकार ने 2014 के बाद अपनी सीमा पॉलिसी, जो रक्षा पॉलिसी है, उसमें टूरिज्म को एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाया, एक बड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी एक नॉर्मल वजह है, जरा सोचिएगा। आज जो वो पेंगोंग लेक है, वहां पर टूरिज्म ओपन है, भारतीय वहां जाते हैं। भारतीय वहां जाते हैं, इसका अर्थ है कि भारत की वो धरती है और बहुत आराम से भारतीय वहां मूव करते हैं। ये अलग बात है कि सेना की निगरानी रहती है, आसपास रहती है पेंगोंग झील में, ठीक। यानी कि आम भारतीय नागरिक या किसी भी देश के नागरिक का अगर उस एरिया में एक्सेस है तो इसका अर्थ है कि वहां कभी आप टेरिटरी का कोई विवाद नहीं खड़ा कर सकते, कोई कंफ्यूजन नहीं खड़ा कर सकते। यही स्थिति जब नॉर्थ ईस्ट में हुआ, वहां पर भी टूरिज्म को क्यों खोला गया। आज आप बिल्कुल उस पास के सामने तक टूरिस्ट जा सकता है, और इसलिए जा सकता है, इससे 2 मैसेजिंग होती है। एक तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उसका इस्तेमाल होता है, आप सड़कें वहां बनाते हैं, उससे आपका मिलिट्री जाती है, उससे आपका सिविलियंस भी जाता है, उससे आपका टूरिस्ट भी जाता है। दूसरा संकेत यह होता है कि यस, हमने झंडे गाड़े हैं, हनीमून बनाता हुआ कपल वहां से जाके सेल्फी लेता है, वहां से जाके लोग अपने टेंट के फोटो डालते हैं। इसका मतलब है कि वो हमारी बसी बसाई आबादी है, वो हमारा बसा बसाई है। सोनम वांगचुक लद्दाख के एरिया में इसको रोकना चाहता था। किसकी मदद करना चाहता था सोनम वांगचुक? ये जवाब मिलना चाहिए। नहीं, खुल के बताते हैं, किसकी मदद करना चाह रहा था, क्योंकि दो कारण होकर। एक मैंने एक्सप्लेनेशन में कहा था, सॉरी इंटरप्ट कर लिए, जब पूरा डोकलाम विवाद चल रहा था तो हमारा सेना का एक हैवी फोर्स सर उधर था। ये प्रोटेस्ट करके चाहता था कि इधर कुछ शिफ्ट हो, इधर कुछ लेके आया जाए। मल्टीपल इसके निशाने थे। एक तो ये कि मिलिट्री की जो विंटर सीजन की सप्लाईज हैं उसको डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि उन्हीं सड़कों पर अगर प्रोटेस्ट होता और लोकल शामिल हो गए होते तो बहुत नेचुरल है कि मिलिट्री का जो डिफेंस का कॉन्वॉय है
वो डिस्टर्ब होता तो, और उसके लिए बड़ा कम टाइम होता है, क्योंकि अगर विंटर से पहले नहीं पहुंचा तो आप सोचिए, लोग पूछेंगे कि साहब आप एयर ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन साहब लद्दाख का वो जो पूरा एरिया है, मुझे एक बार ही अवसर मिला है, और बहुत ऊपर तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 30 मार खा कि मैं 16-18 हजार फीट ऊपर तक गया था, नहीं, लेकिन जितना तक भी मैंने लद्दाख को एक्सेस किया है अभिषेक जी, 5 से 10 मिनट लगते हैं और मौसम बिल्कुल ऐसे यू टर्न ले लेता है। ऐसे में फ्लाई करना चॉपर्स का वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर इतने ज्यादा सामान पहुंचाना चॉपर से ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रोड इज द ओनली मतलब सिक्योर्ड वे, और इसलिए बीआरओ से 2014 के बाद वहां रोड्स बनवाई गई जो कांग्रेस के समय में नहीं थी। सोनम इसको रोकना चाहता था, और एक सबसे खतरनाक चीज आप देखिए, इसने ये कहा था कि टूरिज्म अगर आप खोल भी रहे हैं तो लोकल पोर्टर्स जो खच्चर वाले हैं उनको मत जाने दीजिए। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, जो लद्दाख के पोर्टर्स हैं वो उस 46% आबादी से नहीं आते हैं जो मजहबी आबादी है, वो वहां के लोकल्स हैं। और उन लोकल्स का इतिहास जानते हैं क्या सर? उन लोकल्स का इतिहास ये है कि इससे पहले जब लड़ाइयां हुई हैं, चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो, चाहे इससे पहले की लड़ाई हो, जब जब रण क्षेत्र बना है वो एरिया, तो खच्चरों पर सेना के सामान, सेना के लिए आलू, आलू बड़ा अच्छा वहां उगता है, आलू की सप्लाईज, सेना के सामान, इनकी ढुलाई, क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय में रोड्स नहीं थी, यही लद्दाखी हमारे पोर्टर्स वो उठा के करते थे, जिनमें बकरवाल समुदाय भी वहां ठीक ठाक है जम्मू कश्मीर की तरह। तो सोनम वांगचुक बिल्कुल उसी पैटर्न पर काम कर रहा था। अब आते हैं सोनम वांगचुक के जरा पीछे चलते हैं, कैसे गढ़ा गया मैग्सेसे अवार्ड। कुछ साउंड किया दर्शकों, कुछ कॉमन देख रहे हैं आप? सबसे बड़ा पहले विदेशी शक्तियां ऐसे टारगेट को चुनती हैं, इनके टारगेट होते हैं, फिर इनको फंडिंग करती हैं और पहले इनका व्यक्तित्व बनाती है। सोनम वांगचुक का पहला व्यक्तित्व क्या? इंजीनियर है, इनोवेटर है। अरे घंटा क्या इनोवेट किया है इसने, क्या इनोवेट किया? ये तो उसी तरह की बात हो गई कि आप एक फोन अपना मोबाइल लें और उसको उठा के पटक दें जमीन पर, और जब मोबाइल टूट जाए तो आप कहें देखो ये जो मैंने रिसर्च किया है कि ऐसे उठा के पटक देने से मोबाइल टूट जाता है, एंड्रॉइड बिखर जाता है, ये मेरी खोज है और मैंने इसका पेटेंट करा लिया। इसने एक बार वहां कृत्रिम झील बनाने का एक ड्रामा किया था, और उस कृत्रिम झील में इसने जिस तरीके से स्नोबॉल बनाते हैं ना लड़के, बस इसी तरह से उसने कहा कि कहा नहीं साहब, इसमें जो है कृत्रिम वो पानी इकट्ठा हो जाएगा, और उसके बाद 4-5 लोग मरते मरते बचे थे जब वो टूट के गिरा था। तो इस तरह के इसके ड्रामे। उसके बाद इसका पहले इसको इंजीनियर इनोवेटर बनाया, फिर इसको पर्यावरण बचाने वाला बनाया। इस तरीके से इसके कैरेक्टर को गढ़ा गया। आप अगर सोनम वांगचुक दर्शकों गूगल पर टाइप कीजिएगा, आप देखिए इंस्टा हो चाहे सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, बिल्कुल बेहद ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसके मानवीय फोटो आपको दिखाई देंगे, इसके मानवीय अपडेट्स आपको दिखाई देंगे जो सालों पहले से चल रहे हैं। ये केवल अप्रैल 2024 से नहीं है। उसके बाद फिर इसको मैग्सेसे अवार्ड दिलाया उन्हीं एजेंसियों ने। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को 10 साल पहले गढ़ा गया, ठीक उसी समय चुनाव किया गया सोनम वांगचुक का, जिसमें चाइना, और सिर्फ चाइना ही नहीं, इसमें देखिए इस तरह की जब चीजें होती हैं तो बड़े स्टेक होते हैं, और बड़े स्टेक होते हैं तो मल्टीपल स्टेक होते हैं कि ठीक है हम अपना एक मामला वहां पर गढ़ रहे हैं, अब जब जिसको समय आएगा तब उसका इस्तेमाल कर लेना। इसमें CIA भी इन्वॉल्व, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व। इन दोनों ने मिलके जिस तरीके से फोर्ड फाउंडेशन का लिंक आपको अरविंद केजरीवाल के पीछे मिलता है, ठीक इसी तरह इसके पीछे भी आपको वही मिलता है, वही मैग्सेसे। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए दिखाना, इसको इनोवेटर और पर्यावरण बचाने वाला दिखाना, ये गढ़े हुए कैरेक्टर हैं। और इसने ये काम अप्रैल में शुरू कर दिया था, ठीक इलेक्शन से पहले। और राहुल गांधी की जब लद्दाख यात्रा हुई लोकसभा चुनाव से पहले, तो राहुल ने इसको जाके फ्यूल दिया। और ये किसी से छुपा नहीं है कि राहुल, उसकी माँ
और उसके बहन और उसके परिवार, उसकी पार्टी का एक खुला हुआ, हालांकि खुला हुआ मैं एग्रीमेंट कह रहा हूं चाइनीज पार्टी के साथ, लेकिन उस एग्रीमेंट में है क्या ये बिल्कुल सीक्रेट है, किसी को नहीं पता। तो ये एक ऐसा मॉडल था और इस मॉडल ने, और अब अंत में आपको दो चीजें जानना बड़ा आवश्यक है जी। कश्मीर में जब धारा 370 समाप्त हुआ और अलग टेरिटरी बना लद्दाख, तो इस व्यक्ति का मालूम है आपको क्या स्टैंड था? इस व्यक्ति ने कहा कुछ ही दिन बाद, अभी ज्यादा दिन हुए भी नहीं थे, महज 370 हटने के 2 या 2.5 महीने बाद इस व्यक्ति ने कहा कि हम धारा 370 के अंदर ज्यादा खुश थे। ये इसने कहा था, सोनम वांगचुक ने। दर्शकों खोज लीजिएगा, गूगल करिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके बाद शेड्यूल 6 ये क्यों चाहता? शेड्यूल 6 में क्या है? शेड्यूल 6 में ठीक वही स्थिति मिल जाती है जो 370 के पहले या 370 के रहते हुए जम्मू कश्मीर को हासिल थी, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार उस इलाके के लिए सब कुछ दे, फंड दे, सारे प्रोविजंस करे, लेकिन उसका कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रह जाता, जिस एरिया को आप शेड्यूल 6 में ले आ देते हैं। ये एक तरीके से, एक बहाने से ठीक 370 की स्टेटस हासिल करना चाहता था लद्दाख के लिए। इसका असली एजेंडा पॉलिटिकल, ये अब पूर्ण राज्य बनाने के दर्जे की मांग करने लगा है। इसने कल एक बड़ी मतलब चुटकुला सुनाया है कि कांग्रेस की तो औकात नहीं है कि 5000 लोग यहां पर इकट्ठे कर लें। ये किसने इकट्ठा किया है? मिस्टर सोनम वांगचुक, हमें पता है, और हमें आज नहीं 1.5 साल पहले से पता है, और हमें पता है कि हमारे दूसरे वीडियो पर सोनम वांगचुक ने अपनी पूरी सेना खोल दी थी। दर्शक अगर जाएंगे तो हमारे यहाँ वो वीडियो रिलीज भी हो रहा है, आगे भी रिलीज होगा। तो ये पूरा मोडस ऑपरेंडी है। राहुल गांधी जिस तरीके से देश को तोड़ने के इरादे पर हैं, एक चीज मैं यहां कहूंगा, इनकी लद्दाख में उम्मीद किससे टिकी है? 46% जो वहां पर डेमोग्राफी चेंज है और जो वहां पर मुस्लिम आबादी है ओवर द पीरियड, 46% वो लोग हैं जो सड़कों पर उतरने को वहां पर तैयार हैं। और सोनम वांगचुक का इतना लंबा सालों का होमवर्क है, इसलिए आपको वहां थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। लेकिन संतोष की बात यह है कि सेना और केंद्र सरकार ये दोनों बड़े कायदे से हैं, और अगले कुछ घंटों में आपको बहुत अच्छी खबर, जैसी कि उम्मीद है सबको, हमें चाहते हैं, वैसी सोनम वांगचुक और उसके गिरोह के खिलाफ आपको देखने को मिलेगी। जी, कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट तो राहुल गांधी से शुरू है। ये जो एक्टिव मेंबर है अभिषेक भाई, उसका क्या कहना? ये तो प्यादा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अच्छी खबर तो आ ही गई थी रात के 10 बजे तक। श्री सोनम वांगचुक द्वारा 10/9/2005 को छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की गई। यह सर्वविदित है कि भारत सरकार इन्हीं मुद्दों पर अपक्ष बॉडी ले और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति, उप समितियों के औपचारिक माध्यम से नेताओं के साथ अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से कई बैठकें हुई। इस तंत्र के माध्यम से संवाद प्रक्रिया ने लेह लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण के लिए 45 से बढ़ाकर 84% करने, पार्षदों महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए भोटी पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व परिणाम दिए हैं। साथ ही 1800 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हुई। हालांकि कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यक्ति उच्चाधिकार प्राप्त समिति के तहत हुई प्रगति से संतुष्ट नहीं है। जिन मांगों को लेकर श्री सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, वो एचपीसी चर्चा का अभिन्न अंग है। कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल समाप्त करने के आग्रह के बावजूद उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी। अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल के जेन जी विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया। किसने किया? सोनम वांगचुक ने। ये सारी बातें कल रात को कह दी गई है सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में। मैं बता रहा हूं, सोनम वांगचुक का फुंगसुक वांगड़ू बना दिया जाएगा, ओरिजिनल कैरेक्टर। इनको लग रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी वो शैली भूल चुके हैं, ये वाली नहीं। आप लोगों को पता नहीं है,
अर्जुन भी असली युद्ध से पहले जो है ना, वो नर्तकी बने हुए थे। यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की लीला है। सर आगे बढ़े उससे पहले चीन का रोल समझ में आता है, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान का रोल इस पूरे प्रकरण में, वो समझ गया कि धारा 370 के बाद कश्मीर पर ज्यादा एफर्ट मारने का कुछ है नहीं। दूसरी तरफ से आओ, थोड़ा घूम घुमा के आओ। एक पंजाब, दूसरा मैं लगातार देख रहा हूं लेह लद्दाख रीजन पर उसका इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। कैसे सर? नहीं नहीं, ये तो बड़ा पुराना मॉडल है पाकिस्तान का। 71 का जब इंडिया की फौजें इंगेज थी इस आपके इधर बॉर्डर पे, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे जी, तो पाकिस्तान ने क्या किया था? 65 में आप देखिए क्या हुआ था। उसने कौन सा फ्रंट खोला था? राजस्थान की तरफ और गुजरात की तरफ का फ्रंट खोला था। जी, तो ये तो एक क्लासिकल वॉरफेयर का एक पुराना अंदाज है, और हमें बल्कि खुश होना चाहिए, थोड़ा संतोष रहना चाहिए कि ये अभी भी आदम युग की स्ट्रेटजी अपना के चल रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की यही बिसात है, ये तो मानी हुई बात है। और क्या कहते हैं आप कि यहाँ के वाया अगर आ रहा है पाकिस्तान, तो हमारी फौजों का विजिलेंस इतना कमजोर है? ऐसा नहीं। अब देखिए एक चीज और, बहुत सारे दर्शकों के मन में आशंका होगी कि राहुल गांधी को छुट्टा क्यों घूमने दिया जाता है? राहुल गांधी कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। आप मुझे ये बताइए, पिछले 11 सालों में क्या ये अकस्मात हो गया कि राहुल गांधी को सिक्योरिटी कवर देने वाली एजेंसी सरकार को लिख के देती है, गृह मंत्रालय को लिख के देती है, खुद राहुल को लिख के देती है, उसकी पार्टी के प्रेसिडेंट को लिख के देती है कि ये लौंडा बिना बताए अनाप शनाप आए बाएं शाएं पता नहीं कहाँ चला जाता है? ये अनायास है क्या? किसी सिक्योरिटी एजेंसी का ये इनिशिएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और कंसर्न पार्टी प्रेसिडेंट को और कंसर्न पर्सन को जिसको ये सिक्योरिटी मिली हुई है, इट्स नॉट अ इजी गेम सर, इट्स नॉट अ इजी गेम। बिल्कुल। आप ये उम्मीद मत करिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने दोनों भुजाओं में एक लंबी तलवार और एक गदा लेके उतरेंगे और उस उखाड़ पखाड़ के फेंक देंगे। ऐसे नहीं होता सर, ऐसे काम नहीं होता। ऐसी भावनाओं को मैं सम्मान करता हूं। हम सब राष्ट्रवादियों की यही भावना है कि ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को 2 सेकंड के अंदर औकात में ले दिया जाए। लेकिन क्या, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, ये राहुल गांधी या इसका इकोसिस्टम जो कह रहा है या सपने बुन रहा है कि यहाँ पर जेनजे का आंदोलन हो जाए। नेपाल में कौन सा आंदोलन हुआ? किसको पीटा गया? नेपोटिज्म वालों को। ये काम तो 2014 में हम कर चुके हैं अभिषेक भाई, ये कई बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। नेपाल की जो भी क्रांति हुई है, राष्ट्रवादी क्रांति, वो भारत में 2014 में निपटाई जा चुकी है। वी आर फार अहेड। और दूसरी चीज, हमने 2019 में वही क्रांति बरकरार रखी, 2024 में भी वही क्रांति बरकरार रखी। और ठंड रखो, ठंड रखो इकोसिस्टम वालों, 2029 आने दो, हम उसमें भी यही क्रांति पैन इंडिया बरकरार रखने वाले हैं। सोनम वांगचुक की पाकिस्तान कनेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिक्योरिटीज के निशाने पे है। एक चीज बताऊं आपको, जी, पका के खाया जाता है, कच्चा आम खाएंगे खट्टा लगेगा, और आपके ऊपर आरोप भी लग जाएगा कि आपने कच्चे आम को तोड़ लिया, उस फल को पूरी तरीके से सहज तरीके से प्राकृतिक तरीके से पकने नहीं दिया। दूसरा, अगर आप मेडिकल साइंस में आ जाएं तो जो मॉडर्न साइंस है, जो एलोपैथ है, वो तो कहती है कि दवा दे के इसको पका दिया जाए। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई फोड़ा हो रहा है तो मेडिकल साइंस में, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसमें एक तरीका ये होता है कि वो लोग दवा देते हैं और फिर बढ़ा देते हैं। आप इस समय कफ एंड कोल्ड से गुजर रहे हैं अभिषेक जी, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक उदाहरण देता हूं, दर्शक उसको बड़े अच्छे तरीके से लेंगे। जो एलोपैथी है, अगर आपको ड्राई खांसी आ रही है तो एलोपैथी का डॉक्टर जानते हैं, जिसको हम लोग कफ सिरप नॉर्मली कह देते हैं, वो कफ सिरप नहीं होता। अगर दर्शक ध्यान से उसकी अंग्रेजी पढ़ेंगे तो उस पर लिखा होता है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब ये होता है कि वो आपकी खांसी को और बढ़ाता है हमेशा। तो जब आपको ड्राई खांसी होती है तो डॉक्टर आपको एक्सपेक्टोरेंट देता है, कफ सिरप नहीं देता। हम उसको जनरली कफ सिरप बोल देते हैं। वो इसलिए देता है कि आपकी खांसी बढ़े, ताकि जो कंजेशन आपके अंदर बलगम है वो प्रकृति यानी शरीर का प्राकृतिक जो व्यवस्था है वो उसको निकाल के बाहर करे, और दैट इज ओनली खांसी। तो खांसी बढ़ाना। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो वर्तमान सरकार है, वो बड़े आराम से हमारी आयुर्वेदिक पद्धति, जो आयुष की पद्धति है, कि पहले फोड़े को पूरी तरीके से पकने दिया जाए, यानी मैक्सेल्फ बांधा जाए, ऐसे उपचार किए जाए, जड़ी बूटियां दिया जाए,
और उसके सारे हिसाब किताब रखे जाएं, सोनम वांगचुक हो चाहे राहुल गांधी हो और या योगेंद्र यादव हो, इन सबका हिसाब किताब रखा जा रहा है। और एक चीज और बता दूं, 11 सालों के अंदर जिस तरीके से इसी टूल किट के एक बड़े सफल दिख रहे हिस्से अरविंद केजरीवाल का औकातीकरण किया गया है, वो कितना स्वाभाविक लगता है कि जनता के वोटों से उसका औकातीकरण हुआ है। लेकिन सब कुछ वही नहीं होता राजनीति में अभिषेक जी, जो दिखाई देता है। राजनीति में हमेशा ये कहा जाता है कि राजनीति की असली इबारत दो लाइनों के बीच में जो जगह होती है, बिटवीन द लाइन्स लिखी होती है। तो गवर्नमेंट का ये तरीका है। और जो लोग बहुत अगराए हुए थे, मैं सच कह रहा हूं, बहुत से राष्ट्रवादी भी हैं, उनमें बड़े से नौजवान कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, जिनको ये लगता था कि किसान आंदोलन हुआ, मोदी ने लाठी और से पीट के सुला क्यों नहीं दिया, शाहीन बाग हुआ, मोदी ने गोलियां चलवा के तमाम तरीके का वो कड़ाई बरत के खत्म क्यों नहीं करा दिया, पहलवान आंदोलन को उठा के पटक क्यों नहीं दिया, मोदी ठंडे क्यों पड़ गए, मोदी कमजोर जैसे क्यों हैं, मोदी इतना टॉलरेट क्यों करते हैं, मोदी इतने नरम क्यों हैं। साहब याद कीजिए, किसान आंदोलन जब ट्रैक्टर दौड़ रहे थे, इसी राजनीति सरदेसाई ने झूठी खबर चला दी थी कि एक किसान ट्रैक्टर चलाता हुआ निकला, उसको गोली मार दी गई थी। और नरेंद्र मोदी सरकार और ये वर्तमान सरकार ने इस सारी चीज को ठंडा किया। आज वही किसान आंदोलन 13 महीने तक चलाने वाले, जब ट्रेड एग्रीमेंट की बात आई अमेरिका के साथ, तो वो सारे के सारे किसान संगठन आज मोदी के पीछे खड़े हैं। तो वक्त बदलता है, उसके साथ जज्बात बदलते हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखा, नौजवान उत्साही हमारे राष्ट्रवादी, उन्होंने बाद में रियलाइज भी किया कि नहीं साहब, जो सरकार की नीतियां रही हैं कि इसी डेमोक्रेटिक ढांचे में और जरा कूल और काम रहते हुए स्ट्रेटेजिक तरीके से इन चीजों को हैंडल किया जाए, वरना आपके यहाँ तो बांग्लादेश के लिए पूरे एलिमेंट हैं और भला हो राहुल गांधी और उसका इकोसिस्टम तैयार है। वो कहता है कि पेट्रोल बिक रहा है, माचिस लगाना है। तो मुझे लगता है कि हमें संयम लेना चाहिए। और जो आपने पत्र अभी दिखाया है रात को, जो प्रेस रिलीज है, यानी प्रेस रिलीज मात्र 1% या डेसिमल हिस्सा होता है जो असली स्ट्रेटेजी और कार्रवाई चल रही होती है या प्लान कर दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शो को समाप्त करने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि अफसा के अगेंस्ट में शर्मिला इरोम की कहानी एक बार पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुना ब्याह करके अब सुखी जीवन जी रही है बैंगलोर। हाँ, बैंगलोर में बिल्कुल बालकों के साथ खेल रही हैं। ठीक है, बढ़िया जीवन है। तो बढ़िया जीवन के लिए केजरीवाल को याद करिए। हाँ, नहीं, बढ़िया जीवन के लिए प्रोटेस्ट करना जरूरी है, तभी जाकर के पैसा मिलता है। लेकिन ये मोदी सरकार है जनाब, हर षड्यंत्र को वहां से जाके ध्वस्त करती है, पहले चक्रव्यूह भेजती है। और ये अभिमन्यु भी नहीं है जो चक्रव्यूह में फंसेगी, ये अर्जुन है जो भाई धड़धड़ा के बिटवीन द टू लेग्स, जिसको कहते हैं भोजपुरी में, वो कांड करती है। तो चलिए, आज के संस्करण में इतना ही। सर, आप शो में आए, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। नमस्कार। दर्शकों से निवेदन है, प्रारब्ध को और द अभिषेक तिवारी शो को यूं ही सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से नोटिफिकेशन मिले और हम बिटवीन द टू लेग्स धड़धड़ा के इनका नैरेटिव तोड़ते रहे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय जय श्री राम।